तो हम सबसे पहले बात संजय यादव से शुरू करते हैं। राजद कोटे से मंत्री हैं। जब सीट नहीं मिली तो सुदेवी कुमार सोनू ने कहा कि हमारे साथ राजनीतिक धूर्तता हुई है। सुप्रियो भट्टाचार्य जो पार्टी का पक्ष रखते हैं प्रमुखता से, उन्होंने कहा कि हम रिव्यू करेंगे यहाँ पे। तो रिव्यू तो हो सकता है, ये बात तय मानिए। उसी संजय प्रसाद यादव ने भागलपुर जिले के कहलगांव सीट से अपने बेटे के लिए, रजनीश यादव के लिए, एक सीट जो है वो अरेंज करा ली, एक टिकट अरेंज करा लिया। लेकिन गठबंधन में यहाँ रहते हुए, कैबिनेट में रहते हुए सीएम साहब के लिए या जेएमएम के लिए एक भी सीट वो अरेंज नहीं करा पाए। इसको लेके भी नाराजगी। तो क्या वाकई उनके मंत्री पद पे तलवार लटक रहा है? सबसे पहले इसी सवाल से। ने भी तो कहा कि भाई अच्छा चलिए हम 2 सीटें हमारी कम कर दीजिए, 2 सीटें जेएमएम की दे दीजिए। ऐसा कांग्रेस ने भी तो प्रस्ताव नहीं दिया। संजय यादव के मंत्री पद को लेकर फैसला इस बात पर निर्भर करता है कि बिहार में तेजस्वी यादव या उनकी पार्टी का या उनके अलायंस का नतीजों पर क्या कितना असर रहता है। वे सत्ता में रहते हैं या मुख्य विपक्षी दल में रहते हैं, उनकी राजनीतिक हैसियत किस प्रकार की होती है, किस तरह की। अभी आरजेडी को जितना तवज्जो देते हैं, कांग्रेस को जितना तवज्जो देते हैं, वो कम कर देंगे। और हेमंत सोरेन अपने सेल्फ स्टाइल में अपने सरकार चलाएंगे। सहयोगी दलों की उतनी सुनने नहीं जा रहे हैं। नहीं, ठीक बात है कि राजद अगर आज सरकार से हट जाए तो कोई इनके सेहत पर असर नहीं पड़ना है। तो क्या संभावना है कि कांग्रेस से लोग टूट कर आए और जेएमएम अकेले राज्य में सरकार बने? नहीं, देखिए, जेएमएम अगर ठान ले, इसको अगर आन का सवाल बना ले, है ना, तो जेएमएम के लिए आज की तारीख में हेमंत सोरेन के लिए कोई मुश्किल नहीं है। तो तोड़ना तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। क्यों करेंगे सर? लेकिन नहीं करना भी होगा तो ऐसा क्यों करेंगे? नहीं, लेकिन अभी पीछे की कोई वजह आपको समझ नहीं करेंगे ना। अभी वजह तो यही ना है। अब इसी पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि भाई हमको बिहार में नहीं मिला तो हम ठीक है, हम दिखा देते हैं तुमको। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तब बीजेपी के साथ चले जाएं, डबल इंजन की सरकार बन जाए, बीजेपी के साथ स्टेट में अलायंस कर लें और केंद्र से पैसा मिले, मुद्दे और इसके साथ साथ जो मैनिफेस्टो में वादे हैं वो वादे पूरे हो जाएं और 29 में परिसीमन भी है और बाकी तमाम चीजें हैं, तो हो सकता है कि रिटर्न होने की संभावना ज्यादा होगी। धान की जो है वो समर्थन एमएसपी जो है वो 3000 से ज्यादा देने की बात कही थी, आप नहीं दे पाते हैं और नहीं दे पाएंगे। आपने सिलेंडर 500 में देने की बात कही थी, नहीं दे पाते हैं और नहीं दे पाएंगे। क्या नुकसान हो सकता है सर अगर बीजेपी के साथ जेएमएम गया अगर? हाँ, तो स्वाभाविक 5 बड़े नुकसान क्या हो जाएंगे? बीजेपी के जो एजेंडे हैं वो एजेंडा आपको सूट नहीं करता। आप मुसलमानों को कैसे साथ में रख पाएंगे? बीजेपी के साथ चले जाएंगे, अभी मुसलमान क्रिश्चियन को कैसे साथ में रख पाएंगे? नमस्कार, द फोर्थ पिलर देख रहे हैं आप। हमारा नाम आकाश आनंद है और हमारे साथ इस स्क्रीन में मौजूद हैं एक ऐसे शख्स जिन्होंने देश के प्रतिष्ठित अखबारों में काम किया, मसलन कि अमर उजाला में काम किया, रांची एक्सप्रेस से शुरुआत की, हिंदुस्तान में काम किया। इसके साथ साथ अभी प्रतिष्ठित एजेंसी IANS को हेड भी कर रहे हैं झारखंड से, और साथ साथ झारखंड के निर्माण से लेकर के अब तक के 25 वर्षों के इसके सफ़र को इन्होंने बहुत बारीकी से, बहुत करीब से देखा है, रिपोर्टिंग की है, बहुत गहन मसले पर अपनी बात भी बेबाकी से रखी है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए शंभुनाथ चौधरी हैं। तो आपके जहन में बरबस ये सवाल गूंज रहे होंगे कि भाई आखिर ऐसा क्या मसला है कि हमने इतने अनुभवी व्यक्ति को किस मसले पर बातचीत करने के लिए बुलाया है। आप जानते हैं कि 14 नवंबर को घाटशिला सहित बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों का ऐलान होने वाला है और इसके साथ साथ कहा जा रहा है कि बिहार में जो कुछ होगा, यानी कि जो नतीजे आएंगे, उसका स्वाभाविक असर झारखंड की राजनीति पर भी पड़ेगा। लोग यह भी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने कैबिनेट से राजद कोटे से मंत्री संजय प्रसाद यादव को बाहर निकालेंगे, ये भी कहा जा रहा है। और झारखंड का एक हिस्सा ये भी है जिसमें ये बातें बहुत जोर शोर से की जा रही हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कांग्रेस से भी नाराज हैं, इसलिए कांग्रेस के भी कुछ विधायकों को तोड़कर वे झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल करें और अकेले सरकार बनाने। और एक तीसरा धड़ा है जो लगातार ये बात कह रहा है कि नहीं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राजद कांग्रेस के अलावा वे अकेले सरकार नहीं बनाकर वे सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाएंगे। यानी 3 अलग अलग सिचुएशंस हैं और 3 अलग अलग सिचुएशंस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ शंभुनाथ चौधरी सर हैं। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने समय निकाला हमारे साथ। बहुत धन्यवाद आपका और फोर्थ पिलर के दर्शकों का भी बहुत धन्यवाद जी। आपने 3 संभावनाओं पे बात की और उसकी वजह ये बताई जाती है कि बिहार चुनाव में जेएमएम को भागीदारी नहीं मिली, हिस्सेदारी नहीं मिली। शुरुआत 16 सीटों से या 20 सीटों से बात हो रही थी, 6 सीटों तक बात आई। हेमंत सोरेन के प्रतिनिधि के तौर पे सुदेवी कुमार सोनू और पार्टी के दूसरे लीडर भी गए, तेजस्वी यादव से बात हुई, लालू यादव से मुलाकात हुई और ये उम्मीद की जा रही थी कि
बिहार विधानसभा के चुनाव में जेएमएम के भी कैंडिडेट होंगे, लेकिन उनकी अपनी जो मजबूरियां रही हो, सियासी मजबूरियां हों, जेएमएम को कोई जगह नहीं मिली। एसटी के लिए 2 सीटें वहाँ पे आरक्षित हैं बिहार में। कम से कम उन सीटों पे तो जेएमएम का कैंडिडेट बाकी से प्रभावी जरूर होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। क्योंकि अनडाउटेबली आज देश में आदिवासियों के सबसे बड़े लीडर्स में अगर आप गिनती शुरू करेंगे तो अब आज की तारीख में हेमंत सोरेन से शुरुआत करनी पड़ेगी आपको, इस बात जनाधार के हिसाब से जी। तो देखिए, बिहार जो है जेएमएम के लिए कोई सियासी प्रतिष्ठा का विषय नहीं था कि हाँ हम वहाँ पे, या कोई ऐसा विषय नहीं था कि जेएमएम वहाँ पे चाहती थी कि भाई उसका कुछ खो जाएगा। जेएमएम अपना विस्तार करना चाहता है और उसको लगता है कि भाई हम, और जो पार्टी का हाल में महाधिवेशन जो हुआ उसमें भी ये बात तय हुआ कि भाई पार्टी जो है वो उड़ीसा, बिहार और बाकी राज्यों में भी हम संभावनाएं अपनी तलाशेंगे, जबकि इन राज्यों में पहले इनकी ठीक ठाक उपस्थिति हुआ करती थी। मतलब एक आध 2 सीट तो कम से कम थी। हाँ, बिहार में एक बार इन्होंने 2010 में चकाई सीट से जीत दर्ज की थी और चुनाव तो खैर कभी कभी लड़ते रहे हैं ये। उड़ीसा में भी, बंगाल में भी ये इनकी कोशिश है कि भाई हम इन राज्यों में खासतौर पे जहाँ आदिवासी पॉपुलेशन है वहाँ विस्तार करें। तो उस लिहाज से आप देखिए कि जेएमएम की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ा कि जेएमएम को सीट नहीं मिली तो उसकी सेहत पे असर नहीं पड़ा, लेकिन एक सियासी प्रतिष्ठा जो है जी। और हेमंत सोरेन का जो उभार हो रहा है, उनको जिस तरीके से तवज्जो दिया जा रहा था महागठबंधन में, तो उसको एक थोड़ा सा डेंट हल्का सा तो लगता ही है कि भाई आपको, आप चेहरा तो आपका इस्तेमाल लोग कर रहे हैं लेकिन हिस्सेदारी के सवाल पे आपको नहीं है। और बहुत इसको जेएमएम ने धूर्तता की भी संज्ञा दी। आपने देखा होगा कि जब सीट नहीं मिली तो सुदेवी कुमार सोनू ने कहा कि हमारे साथ राजनीतिक धूर्तता हुई है। सुप्रियो भट्टाचार्य जो पार्टी का पक्ष रखते हैं प्रमुखता से, उन्होंने कहा कि हम रिव्यू करेंगे यहाँ पे। तो रिव्यू तो हो सकता है, ये बात तय मानिए। और मेरा मानना ये है कि ये बहुत हद तक डिपेंड करेगा बिहार चुनाव के परिणाम कैसे आते हैं, इस पे डिपेंड। मैं यहीं से पूरी बात की शुरुआत करता हूं। जैसे हम लोगों ने बात की कि हम लोग 3 मसलों पर बातचीत करेंगे, और इसके पहले एक बात झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कही कि हम समीक्षात्मक रुख अख्तियार करेंगे, हम समीक्षा करेंगे अलायंस में जितने भी घटक दल शामिल हैं। तो हम सबसे पहले बात संजय यादव से शुरू करते हैं। राजद कोटे से मंत्री हैं, क्या वाकई एक तलवार उन पर लटक रही है? क्योंकि एक सीट भी वो एडजस्ट नहीं करा पाए। हालांकि राजद से बड़े नेता हैं संजय प्रसाद यादव, पहले भी विधायक रहे हैं, गोड्डा से लगातार चुनाव जीतते रहे हैं। ये बात भी घूम फिर कर सामने आई कि उसी संजय प्रसाद यादव ने भागलपुर जिले के कहलगांव सीट से अपने बेटे के लिए, रजनीश यादव के लिए, एक सीट जो है वो अरेंज करा ली, एक टिकट अरेंज करा लिया। लेकिन गठबंधन में यहाँ रहते हुए, कैबिनेट में रहते हुए सीएम साहब के लिए या जेएमएम के लिए एक भी सीट वो अरेंज नहीं करा पाए। इसको लेके भी नाराजगी। तो क्या वाकई उनके मंत्री पद पे तलवार लटक रहा है? सबसे पहले इसी सवाल से जाएंगे। नहीं, देखिए, मंत्री पद ऐसा नहीं है कि एक झटके में कोई खत्म हो जाएगा जी। ये बात जरूर, देखिए, हेमंत सोरेन कोई जितने मंझे हुए पॉलिटिक्स है, इसलिए कोई ऐसा नहीं है कि एकदम बिल्कुल आज राजनीतिक दुश्मनी हो गई जेएमएम और कांग्रेस से और आरजेडी से, कि एकदम सियासी दुश्मन हो गया, ऐसा है नहीं। उनके गठबंधन से यहाँ पर सरकार चला रहे हैं। हालांकि ठीक है, कंफर्टेबल पोजीशन में है। गठबंधन की कुल मिलाकर सीटें जो है वो 56 थी, तो उस हिसाब से कंफर्टेबल है, सरकार चलाने को लेकर कोई चुनौती नहीं है। लेकिन हेमंत सोरेन कोई भी फैसला जो है वो बहुत सोच समझ कर लेते हैं और लेंगे, इस बात को भी है। ऐसा नहीं है कि आज चुनाव खत्म हुआ और हेमंत सोरेन बोलेंगे कि भैया राजद से रिश्ता जो है कुट्टी हो गई या कट्टिस हो गया, आज हमारे रास्ते अलग, आपके रास्ते अलग है। ऐसा नहीं होने जा रहा है। ठीक बात। एकदम एक बार की ऐसा कतई नहीं होने जा रहा है। ये जरूर है कि जो तवज्जो जेएमएम आरजेडी को मिल रहा था यहाँ पे, इवन कांग्रेस को जो तवज्जो दे रहे थे हेमंत सोरेन। अच्छा, आप इसमें कांग्रेस को भी शामिल कर? हाँ बिल्कुल। हाँ। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कांग्रेस ने भी तो उस मजबूती के साथ कि जेएमएम को मिलना चाहिए, कांग्रेस ने भी तो उसके हक की बात नहीं कही वहाँ पे। बिहार में कांग्रेस ने भी नहीं कही जी। और गठबंधन के यही 2 बड़े साझेदार हैं वहाँ पे, इन्हीं पे डिपेंड करता था। तो कांग्रेस ने भी तो कहा कि भाई अच्छा चलिए, हम 2 सीटें हमारी कम कर दीजिए, 2 सीटें जेएमएम की दे दीजिए। ऐसा कांग्रेस ने भी तो प्रस्ताव नहीं दिया। जबकि आपको यहाँ सरकार में ठीक ठाक भागीदारी है, अच्छा महत्व है आपको। हेमंत सोरेन ने
बहुत अच्छे पोर्टफोलियो दे के रखे हैं आपको और बहुत महत्व देते हैं। तो आपने हेमंत सोरेन के दिल में एक ठेस तो पहुंचाई है। और देखिए, सियासत है, इसमें बदला लेने के मौके जो है वो ढूंढे जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। टिट फॉर टैट। अब ये होता है कि उसमें मौका तलाशा जाता है। ये मौका जो है वो 14 तारीख को, हाँ, हो सकता है कि हो 14 तारीख में। देखिए, 14 तारीख को जो नतीजे आने वाले हैं, अगर तेजस्वी यादव कांग्रेस महागठबंधन का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस वहाँ पे बिहार में रहता है, अगर वो सत्ता में वहाँ पे आते हैं, तो मुझे लगता है कि ये बात जो है आई गई हो जाएगी। हेमंत सोरेन कोई समीक्षा नहीं करेंगे और मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा। क्योंकि देखिए, बिहार जो पड़ोस का राज्य है, अगर वहाँ पे सहयोगी दल की सरकार रहेगी जी, है ना, जो अब तक सहयोगी, जो बिहार झारखंड में भी सहयोगी, अगर उसकी सरकार रहेगी तो बहुत सारे हित जो है वो झारखंड के भी पूरे होते हैं। जैसे नहीं, देखिए, अब इंटर बॉर्डर जो है, क्रॉस बॉर्डर बहुत सारे मसले होते हैं भाई। बिहार झारखंड की तमाम सीमाएं सटती हैं, एक तो वो है। दूसरा है कि भाई अब आप लालू यादव का प्रभाव कहाँ है, राजद का प्रभाव कहाँ है, किन क्षेत्रों में है? जो बिहार से सटे हुए, चतरा में है, जो इलाके हैं कोडरमा से सटे हुए इलाके हैं, राजद कहाँ पे दावेदारी करती है? इन इलाकों में करती है। पलामू, जो हिस्से सटते हैं बिहार के आसपास, हाँ, भागलपुर के आसपास, जहाँ जो सटते हैं इलाके, उन इलाकों में लालू यादव की हवा या तेजस्वी यादव की हवा जितनी तीव्रता के साथ वहाँ पहुँचेगी, सीमाओं पे पहुँचती है, उतनी तीव्रता के साथ तो यहाँ नहीं पहुँचती है। तो खासतौर पे सीमाओं में जो भी बॉर्डर वाले इलाके हैं, वहाँ पे चाहे सियासी हित हों और राज्य के भी हित होते हैं। जब एक दूसरे के, जब आप पड़ोसी राज्य हैं, तो तमाम तरीके के मसले हैं, नदियों का जल बंटवारे से लेके तमाम तरीके के मसले हैं, है ना। राज्यसभा के सीट का अरेंजमेंट की बात है। अगर ऐसा नहीं होता तो आप बताइए, यहाँ के अगर खीरू महतो को कैसे सांसद बनाते हैं? क्या नीतीश कुमार का मकसद सद रहा था? तो राज्यों के हित होते हैं, जो पड़ोसी राज्य होते हैं उसके अपने हित होते हैं। तो इस लिहाज से हेमंत सोरेन जो है वो डिपेंड इस पे करेगा कि कोई भी कदम कि बिहार चुनाव में महागठबंधन के पक्ष में या विपक्ष में नतीजे कैसे आते हैं। अगर वो कमजोर रहेंगे, कमजोर स्थिति में रहे, मतलब सत्ता में अगर नहीं, हाँ, सत्ता में भी नहीं आए या प्रदर्शन बहुत कमजोर हुआ, हो सकता है मजबूत सत्ता में न भी आ पाए, लेकिन मजबूत सियासी हैसियत बनी रहे, तो मुझे लगता है कि बात ठीक है। ये जरूर है कि इनको इतना सिर्फ कर सकते हैं हेमंत सोरेन तब कि भाई तवज्जो जितना देते हैं, अभी आरजेडी को जितना तवज्जो देते हैं, कांग्रेस को जितना तवज्जो देते हैं, वो कम कर देंगे। और हेमंत सोरेन अपने सेल्फ स्टाइल में अपने सरकार चलाएंगे, सहयोगी दलों की उतनी सुनने नहीं जा रहे हैं, जिसके कांग्रेस तो गाहे बगाए आरोप लगाती भी है, दवेश्वर से कराती है। तवज्जो के स्तर पे सर समझाएंगे कि किस तरह का तवज्जो अभी दे रहे हैं और बाद में अगर तवज्जो कम करना हो तो किस तरह का तवज्जो होगा जो कम होगा? मतलब थोड़ा एक बार हमको नहीं, देखिए, अब थोड़ा पिछले टर्म में जाइए, हेमंत सोरेन के पिछले टर्म में जाइए। कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ, कांग्रेस का एक मंथन शिविर हुआ मधुबन में जी। और उसमें एकदम बिल्कुल बात उठी कि हेमंत सोरेन जो है अपना क्रेडिट ले रहे हैं, वो सरकार जो है उनके नाम पे चल रही है। कांग्रेस जो है, मंत्री जरूर है इसमें हम 4, लेकिन न तो कोई हमको किसी बड़े निर्णय में भागीदार बनाया जाता है और न बल्कि वो कांग्रेस को खत्म करने पे तुले हैं। ये बात उस समय बन्ना गुप्ता में ये बात कही थी और ये बात आज भी अभी गाहे बगाहे, अभी प्रदीप बलमुचू जो है वो जेएमएम के खिलाफ बोलते हैं। केएन त्रिपाठी जी है, उनको भी लगता है कई बार। तो कई कांग्रेस के लीडर हैं जिनको लगता है कि हाँ, तो देखिए, तवज्जो नहीं, जब आप बड़े निर्णय जो है, बड़े फैसले जब आप अपने हिसाब से लेने लगते हैं और लगता है कि उसका सियासी फायदा और उसका क्रेडिट जेएमएम को सिर्फ जाने लगता है, तो कांग्रेस सरकार में भी रह के उसकी हैसियत बढ़ नहीं पाती है। और भाई हर पार्टी की इच्छा होती है कि भाई हमारी भी ताकत बढ़नी चाहिए है और सजावटी मंत्री ना होने चाहिए। भाई स्वास्थ्य विभाग के फैसले भी अगर हेमंत सोरेन लेंगे, जो भी हो, श्रम विभाग के फैसले भी हेमंत सोरेन लेंगे, ले ही सकते हैं। मुख्यमंत्री तो भाई मुख्यमंत्री है। आज श्रम विभाग का कोई मसला होता है, मंत्री कोई फैसला लेते हैं, संजय यादव कोई फैसला लेते हैं, हेमंत सोरेन उसको रिजेक्ट कर देते हैं, कैबिनेट में पास नहीं होने देते हैं, कैबिनेट में नहीं जाता है, तो क्या होगा? ये तवज्जो वाला मसला, तवज्जो का मसला है। स्वास्थ्य विभाग का मंत्री आज ये चाहते हैं कि हम रिम्स के डायरेक्टर को हटा दें। स्वास्थ्य मंत्री कांग्रेस के जो हैं वो चाहते हैं कि रिम्स का डायरेक्टर हट जाए। हेमंत सोरेन नहीं चाहेंगे तो हट जाएगा? बिल्कुल नहीं हटेंगे। तो आप जो चाहेंगे, आप या आपके प्रस्ताव जो हैं, या आपको लगता है कि हम अपने हिसाब से जो फैसले ले सकते हैं, मुख्यमंत्री हैं, उस पे वो उनका वीटो चलेगा, वो होने ही नहीं देंगे। तो फिर आप
कहाँ से संभव है? पूरा सिस्टम, पूरा पूरा इकोसिस्टम, सिस्टम पूरा है। कॉकस उनका ही। भाई देखिए, मंत्री जो होते हैं वो मुख्यमंत्री के प्रति जवाबदेह होते हैं, अब मंत्रिमंडल पूरा जो है वो विधानसभा के प्रति जवाबदेह होता है। तो अगर मुख्यमंत्री तवज्जो नहीं दे किसी मंत्री को, पोर्टफोलियोज आपको तमाम हो, लेकिन आपके फैसले जो है वो अंततः जो है वो सीएम की टेबल पे जाने हैं, और सीएम उस पर स्वीकृति देंगे, मंजूरी देंगे, रजामंद होंगे, तभी आपकी कोई बात बन पाएगी, तभी आप कोई काम कर पाएंगे। अन्यथा आप मंत्री रख के भी कुछ भी नहीं कर पाएंगे, कोई फैसला नहीं ले पाएंगे। सीएम चाहेंगे तभी होगा। सीएम ने आपको काम का बंटवारा देकर रखा है, लेकिन फैसले लेने का अंतिम अधिकार तो सीएम के पास ही है। तो कुल मिला के सर, एक तो इस पूरी बातचीत से एक निष्कर्ष तो ये निकला कि संजय यादव के मंत्री पद को लेकर फैसला इस बात पर निर्भर करता है कि बिहार में तेजस्वी यादव या उनकी पार्टी का या उनके अलायंस का नतीजों पर क्या कितना असर रहता है। वे सत्ता में रहते हैं या मुख्य विपक्षी दल में रहते हैं, या उनकी राजनीतिक हैसियत किस प्रकार की होती है, किस तरह की होती है? नहीं देखिए, तत्काल तो संजय यादव, ऐसा नहीं है, आप कह नहीं सकते कि संजय यादव आज चुनाव का परिणाम आया या तेजस्वी यादव हार गए या उनका गठबंधन हार गया और संजय यादव आज यहाँ से भी उनका पत्ता कट गया, ऐसा नहीं होने जा रहा है। क्योंकि स्वाभाविक साझेदार हेमंत सोरेन के राजद और कांग्रेस ही है, तमाम मतभेद हो, लेकिन स्वाभाविक नेचुरल अलाइन जो है वो उनका उन्हीं के साथ बनता है। तो ऐसा नहीं है कि अचानक से कोई फैसला ले लेंगे, ये ठोक बजा के फैसला बिल्कुल ठोक बजा के फैसला लेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर जिनको जो लोग कयास लगा रहे हैं कि जेएमएम ने तो कही ये बात की समीक्षा कर लेंगे, हम ये कर देंगे तो सरकार से हटा दें। देखिए, हटाने जैसी बात तुरंत नहीं होने जा रही है। और अभी न बिहार, अभी झारखंड में कोई ऐसी परिस्थिति भी नहीं है कि हेमंत सोरेन के सामने कोई चैलेंज है। अभी आराम से अपने स्टाइल में वो चला सकते हैं। मतलब एक आंकड़ा ये भी कहा जाता है सर कि जैसे राजद के जितने विधायक हैं, अगर उन विधायकों के साथ अगर अलायंस खत्म भी कर दिया जाए राजद के साथ, तो फिर भी बहुमत से लगभग 11 विधायक ज्यादा होंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास, मतलब कांग्रेस प्लस जेएमएम के पास प्लस सीपीआईएमएल के पास। तो इस कंफर्टेबल, ये जो आंकड़ा है ये बहुत कंफर्टेबल है, और इसलिए भी कहा जा रहा है कि भाई अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समीक्षा कर लें 14 तारीख की, 1 महीने बात कर लें, 2 महीने बात कर लें, 3 महीने बात कर लें, उसके प्रोज एंड कॉन्स पे डिस्कशंस करने के बाद ये फैसला ले भी लें, तो सरकार पे इसका कोई गंभीर असर नहीं पड़ेगा। हाँ, नहीं, ठीक बात है कि राजद अगर आज सरकार से हट जाए तो कोई इनके सेहत पे असर नहीं पड़ना है। लेकिन बात केवल राजद की नहीं है, बात कांग्रेस की भी है। राजद को अकेले की, राजद को अलग करके देखेंगे और कांग्रेस को अलग करके देखेंगे, ऐसा नहीं है। भाई मैंने तो कहा कि कांग्रेस ने भी कहा। अब इसी मसले पर सर आते हैं कि क्या ये जो दुख है, क्या सिर्फ राजद की तरफ से मतलब दुखी किया गया हेमंत सोरेन को, या आपको लगता है कि इसमें उतनी ही हिस्सेदारी जो है वो कांग्रेस की भी है, उतनी वजह जो है वो कांग्रेस की है, और अगर समीक्षा हुई तो दोनों तरफ से कसाई होगी, मतलब जेएमएम जो है वो राजद को भी उतनी ही तरफ से कसेगा, टाइट करेगा, और इधर कांग्रेस को भी। नहीं, ठीक बात है। आप देखिए, चूंकि तेजस्वी यादव पे ध्यान या राजद पे ध्यान इसलिए है क्योंकि बिहार में वो इसके लीडर है महागठबंधन के, इसलिए तेजस्वी यादव से डिमांड था कि भाई आप मुखिया हैं गठबंधन के बिहार में, तो आपसे मेरा डिमांड है। लेकिन अलाई तो कांग्रेस भी है, दूसरी बड़ी साझेदार तो कांग्रेस भी है, तो कांग्रेस से भी इनकी मांग थी कि भाई कांग्रेस ने भी कोई सैक्रिफाइस नहीं किया, ना उसके लिए कोई उसकी हिमायत की, ना वकालत की कि हाँ भाई जेएमएम को उसकी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। जैसे यहाँ पे क्या हुआ था, अब देखिए, 2 बड़े साझेदारों ने फैसला कर लिया था, हेमंत सोरेन ने और कांग्रेस ने मिलकर फैसला कर लिया कि और हम राजद को इतनी सीटें देंगे, अपने तरीके से तय कर लिया। बाद में आए, मनोज झा का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, बाकी सारी चीजें आपने देखी होंगी। बिहार चुनाव, झारखंड चुनाव के बहुत ज्यादा दिन नहीं हुआ, थोड़ा कसमसाए वो भी, लेकिन लगा कि चलो 6-7 जो भी सीटें दे रहे हैं उस हिसाब से आखिर में वो माने रह गए। 6 सीटें मिली, 4 सीट जीत के आए। हाँ, 4 सीट जीत के आए, प्रदर्शन अच्छा रहा। लेकिन ये प्रदर्शन जो है वो अकेले राजद का प्रदर्शन नहीं है। इस बात को मानना चाहिए कि कांग्रेस और राजद हेमंत सोरेन से अलग होके उनका वजूद तो नहीं है झारखंड में बहुत अच्छा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हेमंत ही उनकी ताकत है, इस बात को समझने की जरूरत है। इस बात को राजद भी समझता है, इस बात को कांग्रेस भी समझती है। हाँ, अगर अब उस पर हेमंत सोरेन थोड़े कमजोर जरूर होते हैं, लेकिन हेमंत सोरेन खत्म नहीं होते हैं। लेकिन अगर जेएमएम के बगैर जो है कांग्रेस के लिए बहुत आगे चलना यहाँ पे बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। 2-4 कदम चलना भी मुश्किल है, और राजद के लिए भी चलना 2-4 कदम मुश्किल है। तो सर हाँ, तो सर इसका असर क्या, मतलब अब हम दूसरे सवाल पर आते हैं, इसी को फ्रेम करते हैं कि एक बात तो हमने कर ली कि भाई राजद के साथ किस तरह का रिश्ता होगा समीक्षा बैठक के बाद और बिहार में चुनावी नतीजों के बाद, लेकिन इसका दूसरा मसला जो है वो कांग्रेस से जुड़ा है, दूसरी कड़ियां जो है वो कांग्रेस से जुड़ी है। ये जो गाहे बगाहे ये जो सवाल आते हैं कि भाई मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब कांग्रेस से भी उतने ही नाराज हैं, और इसलिए
मतलब 34-35 के आसपास का आंकड़ा तो अभी है जेएमएम के पास, और ज़्यादा तो लोग चाहिए नहीं, 6-7 लोग चाहिए, और 6-7 लोग तो हमेशा तैयार होंगे कांग्रेस से भी आने को। तो ये जो आतुरता हो सकती है अगर कांग्रेस में विधायकों की, तो क्या इस बात की संभावना है कि कांग्रेस से लोग टूटकर जेएमएम में आए? चूंकि हालांकि प्रदीप बालमुचु ने साफ तौर पर कहा कि हमारी पार्टी टूटने के कगार पे है, तो क्या संभावना है कि कांग्रेस से लोग टूट कर आए और जेएमएम अकेले राज्य में सरकार बनाए? नहीं, देखिए, जेएमएम अगर ठान ले, इसको अगर आन का सवाल बना ले, है ना, तो जेएमएम के लिए आज की तारीख में हेमंत सोरेन के लिए कोई मुश्किल नहीं है कि आरजेडी को और कांग्रेस को तोड़कर अपने लिए बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में पहुंच जाए। बहुत एकदम मामूली सा खेल है, और हेमंत सोरेन को अब ये तरीके समझ भी आते हैं, और हेमंत सोरेन के लिए कोई मुश्किल भी नहीं है। क्योंकि देखिए, केवल बात उसकी नहीं है, बात उसकी है कि कांग्रेस के विधायक भी जानते हैं कि हमारी ताकत जो है वो हेमंत सोरेन है। आरजेडी के भी जो विधायक जीत के आए हैं वो भी जानते हैं कि हेमंत सोरेन की और कल्पना सोरेन का हमारी जीत में क्या योगदान रहा है, और आगे भी अगर हमको झारखंड में राजनीति करनी है तो इनके बगैर करना थोड़ा जो है वो बहुत मुश्किल है कांग्रेस के बूते। क्योंकि वो अब चाहे तो उनका अपनी हैसियत है, और वो जानते हैं कि बाहर का कोई पार्टी का लीडर आके हमारे लिए कुछ कर नहीं सकता है। अगर यहाँ पे कोई खड़ा रहेगा तो हमारे लिए हेमंत सोरेन खड़े होंगे, तो उसी से हमारी जो है वो हैसियत बननी है, उसी से हमको आगे का चुनाव जीतना है, आगे का करियर उसी के हिसाब से चलना है। तो हेमंत सोरेन अगर चाह लें, आन पे अगर इसको ले लें, तो तोड़ना तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। क्यों करेंगे सर? लेकिन अगर नहीं करना भी होगा तो ऐसा क्यों करेंगे? नहीं, लेकिन अभी पीछे की कोई वजह आपको समझ आती है? नहीं करेंगे ना। अभी वजह तो यही ना है। अब इसी पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि भाई हमको बिहार में नहीं मिला तो हम ठीक है, हम दिखा देते हैं तुमको। लेकिन ये मैं कह रहा हूँ कि इतना बड़ा आन का सवाल भी जो है वो बिहार में, कि बिहार में हमको सीटें नहीं मिली, ये जेएमएम के लिए कोई बहुत राजनीतिक बहुत गंभीर प्रतिष्ठा का सवाल नहीं था। जेएमएम आज भी जानती है कि भाई हमारा बैटलफील्ड जो है वो झारखंडी है, मूल बैटलफील्ड वही है, और यहाँ हम मजबूती के साथ अड़े हुए हैं। बाकी साइड गेम में क्या हो रहा है, आउट ऑफ द फील्ड क्या हो रहा है, किस तरीके का गेम चल रहा है, उससे थोड़ा असर तो जरूर पड़ता है, लेकिन वो उसके मुख्य राजनीति को प्रभावित नहीं करता है। तो भैया सर, जैसे मान लीजिए कि बहुत सी चीजें अभी होनी, मतलब एक तरह से पूरा कोर बदलना है पॉलिटिक्स का। मसलन जो एक्सिस है जिस पर पॉलिटिक्स अभी चल रही है झारखंड समेत पूरे देश की, वो पूरा एक्सिस ही अभी घूम जाएगा। मसलन परिसीमन होना है, जनगणना होनी है, जातीय जनगणना होनी है, महिला आरक्षण लागू होना है। क्या बिहार चुनाव में हिस्सेदारी नहीं मिलने के बाद क्या इन तमाम वजहों में, मसलन परिसीमन, जातीय जनगणना, जातीय गणना, महिला आरक्षण, ऐसे मुद्दे हैं जिसकी वजह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन या जेएमएम का जो थिंक टैंक है ये फैसला करे कि वे कांग्रेस के साथ ज्यादा मुफीद हैं या कांग्रेस को तोड़कर अभी अपनी तैयारी कर लें और उसके बाद चले जाएं? नहीं, देखिए, जेएमएम जो स्वाभाविक तौर पर उसकी इच्छा ये है या करना चाहेगी, ये कोई भी पार्टी चाहती है, या अधिवेशन में भी चर्चा हुआ, उसका लब्बो-लुआब यही है कि जेएमएम का अगला टारगेट है कि हम झारखंड में अपने बूते सरकार बनाएं। अगले चुनाव में हम सरकार अपने बूते बनाएं, और हमको किसी न कांग्रेस की जरूरत हो, कम से हाँ रहे तो ठीक है, अन्यथा जो है हम अपने बूते जो है इतनी हैसियत अपनी बना लें कि हम यहाँ के एक अकेले सिकंदर हो जो अपनी सरकार जो है वो बना सकता है। तो जेएमएम की कोशिश यही रहेगी। अभी देखिए, चुनाव में, झारखंड चुनाव में वक्त है अभी 4 साल का। अभी तो नई सरकार का अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ है। 28 तारीख हाँ, 28 तारीख को होगा। तो अभी 4 साल हैं, और इन 4 सालों में दामोदर और स्वर्णरेखा में बहुत पानी बहेगा, बहुत सारे बदलाव हम लोग देखेंगे। और आपने जो कहा कि परिसीमन होगा, बहुत सारी चीजें होंगी, तो उसके नजरिए से जेएमएम ये बात देखेगा, चूंकि वो लीड कर रहे हैं, वो ड्राइवर हैं, तो वो जरूर देखेंगे कि भाई कौन से, किस तरीके का कौन सा मूव जो है वो हमको ज्यादा पॉलिटिकल माइलेज दे सकता है, उस हिसाब से, हाँ, नुकसान कर सकता है, उसी हिसाब से हेमंत सोरेन फैसला उठाएंगे। इसलिए अभी कोई ऐसा फैसला मेरे हिसाब से हेमंत सोरेन नहीं उठाने जा रहे हैं तत्काल कि वो कांग्रेस को तोड़ने जा रहे हैं या आरजेडी को एकदम से सरकार से बाहर का रास्ता दिखाने जा रहे हैं। तवज्जो कम कर देंगे तो छटपटाहट उनकी होगी स्वाभाविक तौर पर, इसमें कोई दो राय नहीं है, और करने यही जा रहे हैं। मनोवैज्ञानिक लड़ाई ज्यादा शुरू होने वाली है, साइकोलॉजिकल दबाव जो है वो ज्यादा बनने वाला है। कांग्रेस और राजद अभी सरकार में रह के जिस कंफर्टेबल पोजीशन पे महसूस कर रहे हैं, वो कंफर्टेबिलिटी जो है वो नहीं रहेगी, ये बात तो तय मानिए। उसमें धीरे धीरे कमी आएगी, इतना ही असर होने जा रहा है मेरे हिसाब से, मैं जो देख पा रहा हूँ फिलहाल देख रहा हूँ। अब हम आते हैं तीसरे सवाल पर। लगातार ये सवाल हो रहे हैं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जब भी चुनाव जीत कर आए और जितने बड़े दावे, जितने बड़े वादे हुए, मसलन 400-500 रुपये में सिलेंडर देने का वादा,
मसलन कि हर महीने 2500 रुपये मैया सम्मान योजना के तहत महिलाओं को पैसा देने का वादा। दूसरा रोजगार का 5 लाख, वो तो हालांकि 2019 का ही ये मसला है, लेकिन अभी तक वो पूरा नहीं हुआ। 2,68,000 पद आज भी स्वीकृत पदों में खाली हैं। रोजगार भत्ता देने का वादा, ये जो तमाम वादे हैं सर, इसके लिए कहा जा रहा है कि सरकार के पास अब पैसे नहीं हैं। मतलब कई ऐसे कर्मचारी हैं अलग अलग विभागों के जिनका पैसा टाइमली नहीं जा पा रहा है। तो सरकार इकोनॉमिकल क्राइसिस से होकर गुजर रही है और इस तरह के लोग भी नहीं हैं सरकार में, इकोसिस्टम में, कि भाई इसको दुरुस्त कर लिया जाए। क्योंकि मैया सम्मान योजना के नाम पर आप घाटशिला में ही वोट मांग रहे हैं और सरकार झारखंड में इसलिए ही बनी है क्योंकि आप मैया सम्मान योजना के नाम पर हर जगह वोट मांगे हैं, तो इसको बीच में बंद भी नहीं किया जा सकता। तो कहा जा रहा है कि भाई सरकार के पास फंड्स नहीं है और 29 आते आते सरकार के खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी ग्राउंड पर तैयार होगी। आप मैया सम्मान योजना दे रहे हैं लेकिन सड़क नहीं बनेगी, बिजली नहीं आएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं होगा, रोजगार नहीं होगा, सरकारी नौकरियां नहीं होंगी, तो स्वाभाविक एंटी इनकम्बेंसी तैयार होगी। और मैया सम्मान योजना के अलावा आप कुछ बहुत बड़ा ऑफर नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपके पास उतना पैसा भी नहीं है, तब भी इसी तरह के सवाल होंगे। तब एक चीज सीन में आती है कि भाई मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तब बीजेपी के साथ चले जाएं, डबल इंजन की सरकार बन जाए, बीजेपी के साथ स्टेट में अलायंस कर लें और केंद्र से पैसा मिले, मुद्दे और इसके साथ साथ जो मैनिफेस्टो में वादे हैं वो वादे पूरे हो जाएं और 29 में परिसीमन भी है और बाकी तमाम चीजें हैं, तो हो सकता है कि रिटर्न होने की संभावना ज्यादा होगी। आपका इस पर टेक क्या है? आप 3 दशक से सर यहाँ चीजों को देख रहे हैं। नहीं, देखिए, एक बात तो ये समझने की जरूरत है कि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है, नंबर 1। हाँ। है ना। जेएमएम बीजेपी पहले भी साथ रह चुके हैं, आ सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। परिस्थितियों का खेल होता है, परिस्थितियों का तकाजा होता है। लेकिन इस बात को आप ये समझिए कि बीजेपी जेएमएम के लिए ये स्वाभाविक नेचुरल अलाई नहीं है, कभी नहीं है। अब हेमंत सोरेन की भाई एक बार और हम मुख्यमंत्री बन जाएं, एक बार और जीत जाएं, इसके लिए हम बीजेपी के साथ चले जाएं, सिर्फ इस वजह से ऐसा कोई कदम उठाएंगे। हाँ, अब इसी में चैलेंजेस तो है बहुत बड़े। आप मैया सम्मान में जितनी बड़ी रकम खर्च कर रहे हैं और केंद्र से आपको मिलने वाली राशि में हिस्सेदारी जितनी कम हुई है, उस लिहाज से आपके सामने चैलेंजेस तो हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन तब है कि छोटे छोटे उपायों से इसको दुरुस्त किया जा सकता है। आपने निकाय चुनाव नहीं कराया, कराएंगे तो आपको बहुत सारे फंड मिलने होंगे। मजबूरी होगी कि सेंटर 4 साल से बंद पड़ा है, पैसा नहीं आ रहा है, बंद पड़ा है। बहुत सारे समय पर पंचायत चुनाव होता है तो उसका बंद होता है। पेशा कानून आपने नहीं लागू किया है तो उसकी वजह से कई तरह के अनुदानों से आपको वंचित रहना पड़ रहा है। तो ये चीजें जब छोटे छोटे स्तर पर आप दुरुस्त करने लगेंगे तो ऐसा नहीं है कि हाँ। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि हर साल इन्फ्लेशन की वजह से भी अभी मैया सम्मान की योजना की जो राशि है या उसका जो टोटल बजट है अभी बहुत ज़्यादा लग रहा है। 5 साल बाद ये उतना ज़्यादा नहीं लगेगा। हाँ, तब है कि तब नए वादे और आपने जो अभी पुराने वादे जो किए हैं उसको पूरा करने के लिए जैसे बहुत सारे वादे हैं। मैया सम्मान ही इनका कोर हो गया। आपने धान की जो है वो समर्थन एमएसपी जो है वो 3,000 से ज्यादा देने की बात कही थी, आप नहीं दे पाते हैं और नहीं दे पाएंगे। आपने सिलेंडर 500 में देने की बात कही थी, नहीं दे पाते हैं और नहीं दे पाएंगे। तो देखिए, कुछ चीजें होती हैं कि वो तमाम पार्टियां जो है वो चुनावी वायदे होते हैं, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो तमाम लोग हों। बीजेपी ने भी यही किया था, या तमाम लोग है कि आप तो होने यही जा रहा है कि हेमंत सोरेन, हाँ, चैलेंजेस रहेंगे आर्थिक मोर्चे पे कि भाई आगे 4 साल। तो देखिए, राजनीति तो इसी की कवायद है कि भाई हम आपको कैसे करें। और सामान्य तौर पे मुझे नहीं लगता कि बीजेपी के साथ जेएमएम जो है वो जाएगी किसी भी वजह से। तब नहीं गए कि जब इनके जेल जाने का नौबत आ गया, जब सरकार गिरने की नौबत थी कि सरकार आज चली जाएगी, कल चली जाएगी, है ना, कैसे कश्ती में है, तब नहीं गए, है ना। झुकना होता तो तब भी झुक सकते थे, सरकार बरकरार रख सकते थे बहुत आसानी से। लेकिन तब नहीं गए जब व्यक्तिगत नुकसान होनी थी चीजें। देखिए, जेल जाना किसी को, उसका माइलेज मिलना अलग चीज है, लेकिन जेल जाना किसी को अच्छा नहीं लगता है। अच्छा थोड़ी लगता है कि हाँ कि भाई हेमंत सोरेन जेल में चले जाएं, तो हेमंत सोरेन को उसका पॉलिटिकल माइलेज मिल गया जरूर। हेमंत सोरेन को जेल जाने से इनको फायदा ही हुआ, लेकिन स्वाभाविक तौर पर जेल थोड़ा ही कोई जाना चाहता है। सर, 2 बातें इसी चीज को लेकर लोग जोड़ते हैं। एक तो ये कहते हैं कि भाई बीजेपी में जेएमएम, बीजेपी के साथ जेएमएम कैसे जा सकती है, या हेमंत सोरेन कैसे ये फैसला कर सकते हैं, क्योंकि हेमंत सोरेन इतने बड़े नेता ही बीजेपी के खिलाफ लड़कर बने हैं। मतलब उन्होंने घुटने नहीं टेके, बाकी लोगों ने घुटने टेके हैं। तो एक तो ये मसला है। लेकिन उसके साथ साथ लोग दूसरा ये जोड़ते हैं कि भाई जैसे राज्य में परिसीमन होगा तो जनरल सीटों की संख्या बढ़ेगी, आदिवासी सीटों की संख्या घटेगी। अब
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जो पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है वो ज्यादातर आदिवासी सीटों पर बहुत मजबूत रही है। ऐसे में अगर जैसा आपने कहा कि मुख्यमंत्री अगर उनकी बनने की इच्छा हुई तीसरे टर्म, अगर वो कंटिन्यूटी में अगर तीसरे टर्म वो बने, तो ये देखा जा रहा है कि भाई बीजेपी आदिवासी सीटों पर परफॉर्म नहीं कर पा रही, जेएमएम आदिवासी सीटों पर अच्छा परफॉर्म कर रही है। अगर इस तरीके का गिव एंड टेक वाला सिचुएशन हुआ कि मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री का पद आपस में बांट लिया जाए और इधर से ये आदिवासी सीटों की संख्या में ठीक ठाक नतीजे लेकर आ जाएं, उधर से जनरल सीटों पर ठीक ठाक नतीजे लेकर आ जाएं, तो एक बढ़िया अलायंस बन सकता है। देखिए, ये बहुत दूर की बात है। मैं अभी उतनी दूर इसलिए भी नहीं देख रहा क्योंकि देखिए, राजनीति में रोज उतार चढ़ाव होने हैं, तमाम संभावनाएं होनी है, बहुत सारी चीजें होनी है। इसलिए मुझे नहीं, लेकिन स्वाभाविक तौर पर यही लगता है कि जिस दिन बीजेपी के साथ हेमंत सोरेन जाएंगे, है ना, तो इन अभी जो ग्राफ आपको अब दिख रहा है या सियासी विस्तार की जो संभावनाएं देख रहा है जेएमएम की, हम झारखंड से भी हट के दूसरे राज्यों में भी चले जाएंगे, उस दिन से ग्राफ जो है वो नीचे आना नुकसान हो सकता है सर अगर बीजेपी के साथ जेएमएम गया अगर, हाँ, तो स्वाभाविक 5 बड़े नुकसान क्या हो जाएंगे? नहीं, 5 की बात तो नहीं। देखिए, स्वाभाविक तौर पर तो यही होगा कि भाई आपको एंटी बीजेपी फोर्स है, आप यहाँ पे आपका मूल स्वभाव जी है वही खत्म हो जाएगा, मूल स्वभाव जो है वही खत्म हो जाएगा। बीजेपी के जो एजेंडे हैं वो एजेंडा आपको सूट नहीं करता। आप मुसलमानों को कैसे साथ में रख पाएंगे? बीजेपी के साथ चले जाएंगे, अभी मुसलमान क्रिश्चियन को कैसे साथ में रख पाएंगे? तो उनको तो साथ नहीं रख पाएंगे। बांग्लादेशी घुसपैठ पर फिर क्या ठीक होगा? कैसे बात होगी? तो इन चीजों पे आप बात नहीं कर पाएंगे ना। तो इनके जो मुद्दे हैं जिन पे आपका जनाधार है, जिन पे आप राजनीति करते हैं, जो आपके बैटलफील्ड का सबसे बड़ा हथियार है ना, जिन हथियारों को आप बहुत तेजी से चमकाते हैं, उन हथियारों को कुंद कैसे होने देंगे? आप बीजेपी उसके हथियार से, आपके पास अभी अपने हथियार हैं, आप बीजेपी के हथियार से कैसे लड़ेंगे? और स्वाभाविक है, बीजेपी बड़ी पार्टी है, तो जब दो पार्टियों का मिलन होगा तो एजेंडा तो उसका चलेगा ना। एजेंडा आज किसका चलता है? कांग्रेस को जेएमएम के एजेंडे पे बात करनी पड़ती है, आरजेडी को जेएमएम के एजेंडे के अनुसार चलना पड़ता है। तो जो बड़ी पार्टी होती है एजेंडा उसी का चलता है। तो बीजेपी के साथ जाएंगे तो जेएमएम के एजेंडे जो है गौन हो जाएंगे। इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो बहुत मजबूरी का फैसला होगा, और तब होता है जब लगता है कि नहीं भाई अब राजनीतिक वजूद का संकट है। ऐसा हेमंत सोरेन के पास फिलहाल कोई संकट नहीं है। अभी उम्र भी उनकी ठीक ठाक है, मतलब अभी जमीन पे लड़ेंगे, और अभी कोई ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति भी नहीं लगती है कि हाँ, तत्काल तो कुछ नहीं लग रहा है कि जिससे हेमंत सोरेन के सामने कोई ऐसा चैलेंज है कि बीजेपी के सामने जाके घुटने टेक दें वो। तो ये जो 3 मूल सवाल थे, इन मूल सवालों की संभावनाओं पर हमने विस्तार पूर्वक बातचीत की है। बड़े बरगदों की छांव में बैठकर तसल्ली से उनकी बातों को सुनना, समझना, इस बात का परिचायक भी होता है कि आप राजनीतिक तौर पर चीज़ों को समझने में आप अभी कितने छोटे हैं, कितने बच्चे हैं। तो सर, आपसे इन मसलों पर इतने विस्तार पूर्वक बातचीत करने के बाद एक सुखद अनुभव भी है, और मुझे लगता है कि वैसे दर्शक जो बिल्कुल जिनको विश्लेषण करने का समय नहीं है, जिनको चीज़ों को कनेक्टिंग द डॉट्स वाला समय उनको नहीं है कि भाई कड़ियों से कड़ियों को जोड़कर एक नई तस्वीर या एक नई लकीर खींच पाएं, उन लोगों के लिए कम से कम ये वीडियो रिपोर्ट जो है वो उनके लिए बड़ा सहायक सिद्ध होगा, ये समझने में कि झारखंड की जो राजनीति है वो किस करवट बदलने वाली है या क्या हो सकता है, संभावनाएं किस तरह की हो सकती हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया समोना चौधरी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्लोजिंग इतना ही है जी कि तवज्जो जो है वो कम होने वाली है कांग्रेस के प्रति, राजद के प्रति, हेमंत सोरेन का। हेमंत सोरेन अब थोड़ा और खुलकर अपने पक्ष में बैटिंग करेंगे। कुल मिलाकर एक टेक जो है इस इंटरव्यू का यही है, और मेरी जो समझदारी कहती है, अगर मैं सही हूं तो यही है कि हेमंत सोरेन अब बहुत बेखौफ होके अपने हिसाब से सरकार चलाएंगे। तो इस पूरी बातचीत का लब्बो-लुआब भी सर ने आपको समझा दिया। तो मुझे लगता है कि अब इस पूरे मसले पर 3 संभावनाओं पर कि क्या राजद कोटि के मंत्री संजय यादव कैबिनेट से बाहर होंगे, दूसरा कि क्या कांग्रेस टूटकर बीजेपी जेएमएम के साथ चली आएगी और जेएमएम अकेले इस राज्य में सरकार बनाएगी, और तीसरा कि क्या जेएमएम बीजेपी का अलायंस इस स्टेट में होगा और राज्य में डबल इंजन की सरकार बनेगी। इन तीनों सवालों पर आपका क्या टेक है, आप कैसे परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगाते हैं, और इस पर आपके अपने विचार क्या हैं, आप हमें अपने विचारों से जरूर अवगत कराएं, कमेंट्स में लिखकर बताएं। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है और हमारे साथ इस फ्रेम में मौजूद हैं झारखंड की राजनीति को 3 दशक से कवर करने वाले समोना चौधरी सर। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।